राधे राधे दोस्तों, मैं करण लेके आया हूँ मनोहर की मैथ की किताब से हाई स्कूल का मैथ। इसमें बाकी सब प्रश्न हो गई हैं, आपकी रह गई है प्रश्नावली 1F। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो 1 नंबर के आते हैं। तो इसका पहला सवाल जो है वो क्या है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाली धन पूर्णांक धन पूर्णांक होगा। यानी इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन सा होगा, ये पूछा है। तो ध्यान दीजिए इस पर। यानी कि 6a + 5 यानी 6a है, ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। 5 से पहले कौन सा आता है, ये दहाई का अंक तो वही रहेगा, लेकिन 5 से पहले क्या आएगा, 4 आएगा। तो कौन सा ये होगा आपका, ये वाला क्या होगा, 6a + 4। अगर आपसे ये कह दिए कि इसके इसके इसमें का ठीक पहले वाला, आप इसमें का ठीक बाद वाला, तो क्या हो जाएगा, 6a + 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6a + 6 हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा, अपरमेय संख्या बतानी है। कौन सी बतानी है, अपरमेय संख्या। बता चुके हैं, अपरमेय संख्या आपकी पाई होगी। कौन सी संख्या होगी अपरमेय संख्या, पाई। पाई कई संख्या आपकी अपरमेय है। संख्या 4√3 है, कई संख्या है आपकी। ये कह रहा है कि 4√3 है, कई संख्या है आपकी। 4√3 पूर्णांक है, नहीं है। परमेय संख्या है, नहीं है। इनमें से कोई नहीं, यानी अपरमेय संख्या है। कौन सी है, अपरमेय संख्या आपकी है। इसके बाद सवाल नंबर आते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये क्या, निम्न में परमेय संख्या है। इसमें परमेय संख्या बता। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि 5 सवाल में कहता है कि निम्न में परमेय संख्या बताइए। देखिए, यहाँ से ये पॉइंट के बाद में देखिए 7 2 परी, यानी परी संख्या जो है 7 2 7 3 2 4 6 1 10 10, यानी कि ये चलती रहेगी, ये शांत नहीं हो रही, यानी कट नहीं है, शांत नहीं हो रही। तो कैसी हो जाएगी, ये आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी। ये नहीं है। अंडर रूट के अंदर 7 है, ये भी नहीं है। या अंडर रूट के अंदर 0.9, ये भी नहीं है। तो कौन सी होगी फिर, ये जो बची वो होगी। यानी क्या है, 2.7373, यानी बार बार पुनरावृत्ति हो और शांत हो जाए। तो ये कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद सवाल आता है आपका छठा। छठा सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा, ये समझ लीजिए। ये आपको समझाना है। पहला m दिया है, दूसरा m+1 दिया है, तीसरा 2m, और चौथा दिया है 2m+1। 2m+1 दिया है। अब इसमें देखिए, ये कह रहा है कि हम m बराबर क्या रखें, कि हर बार हमारी क्या संख्या है, सम संख्या है। m बराबर क्या रखें, ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लो हम m ही ले रहे हैं, यानी m बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो विषम, यानी 1 आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो सम आ जाएगी, 3 रखेंगे तो विषम, 4 रखेंगे तो विषम विषम, और 5 रखेंगे तो विषम। ये आएगी बार बार सम विषम। वो कह ये रहा है कि हमारी क्या संख्या आनी चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। आगे इसमें देख लीजिए, अगर हम m बराबर 1 रख रहे हैं, m बराबर ये संख्या रख रहे हैं, 1 2 3 4 रख रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस से कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। आगे 1+2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर आगे 1+3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर 1 प्लस एक एक ये वाला है, और +3 4 4 रखें तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 5। तो ये कहती बार बार कहती एक बार समारी, एक बार समारी, तो ये संख्या आपकी नहीं होगी। लेकिन यहाँ देखिए, ये 2m है। 2m में कोई संख्या रखो, मान लो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। 2 रखोगे तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। 3 रखोगे तो कितने आ जाएंगे, 6 जाएंगे। यानी बार बार क्या संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। कितनी सम संख्या आ रही है, बस ये आपका आंसर ठीक होगा। यानी सम संख्या के लिए क्या होगा, कि 2m होगा, वही ठीक होगा सम संख्या के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां कह रहा है कि किसी किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। अब देखिए, यहाँ पर 2m, मान लो यहाँ पर 2q है, यहाँ पर 2m, यहाँ पर 2q है, तो 2q की सम होगी। अगर हम इसमें प्लस का 1 कर दें, क्या करते हैं, प्लस का 1 कर दें, तो हमारा हर बार क्या होगा, विषम संख्या होगी। तो इसका कौन सा होगा, तो सही ये वाला, यानी 2q+1। 2q प्लस कैसा कैसा होगा, हमारा विषम होगा, हर बार विषम होगा। अब सवाल नंबर देखिए 8वां। 8वां सवाल क्या है आपका, 8वां सवाल देखिए है आपका कि संख्या n² -1, 8 से विभाजित होती है यदि n है 1। ये बोला है n क्या है, ये बोला है। देखिए, ये रहा सवाल आपका। तो यहाँ पर देखिए, इस सवाल को देखिए, तो इसे कैसे करेंगे हम, इसे कैसे करेंगे। इससे ये कह रहा है कि n² -1
यानी कि हम n बराबर क्या रखें कि हमारी जो 8 से संख्या विभाजित होता है, किससे हो जाए? 8 से। अगर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 का वर्ग कितना? 4 हो जाएगा, 1 3 जाए, यानी 3 रख रहे हैं, कितने रख रहे हैं? 3। 3 रखेंगे n बराबर, और इसमें 8 का भाग चला जाएगा, इसका 8 का भागा हुआ चला जाए, तो आगे देखिए 3 का क्यूब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? -1, यानी 3 का वर्ग बटे 8। आगे 3 का वर्ग कितना होगा? 9 -1 बटे 8, और 9 से 1 जाएगा, कितने? 8 बचेंगे, और 8 बटे 8 आ जाएगा, कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1, यानी कि भाग चला गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि कई संख्या, ये देखिए कई संख्या है आपकी, समय या विषम है? कई संख्या है, समय या विषम? ये विषम संख्या है। कई संख्या है, विषम संख्या है। यानी कि हमें n बराबर क्या आना चाहिए? यहाँ इससे वर्ग देखिए क्या कह रहा है? n स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित होती है यदि n है एक। कई संख्या है, विषम संख्या। कई संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल कह रहा है कि नवा सवाल है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ इतने हैं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान पूछा है। किसका मान पूछा? m का। तो हमें m का मान निकालना होगा, तो देखिए निकालिए, m का मान निकालिए। इसमें ध्यान दीजिए, ये रहा सवाल, देखिए आपका, ये रहा आपका सवाल। हमें निकालना है m का मान। तो m मान किस तरीके निकालेंगे? यानी कि एचसीएफ दे दिया आपको, एचसीएफ दिया है किसका? 65,117 का एचसीएफ दे दिया आपको, 65m प्लस के 117, इसका एचसीएफ दे दी। ये मतलब कि इन 65 और 117 का एचसीएफ ये दे दिया है, और मुझे 117 और 65 का एचसीएफ निकाल लो, अपने पास से निकाल लो। तो हम निकालेंगे 65 का और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले 65 काट लीजिए, ये कैसे करिए? 6 पर गया 5 से कटेगी, सीधे से 5 एकन 5, 5 तिया 15, अब से 13 से कटेगी, 13 एकन 13। ये अब कट जाएगी 3 से, देखिए 3 त्रिका 9, 2 बचेंगे, 3 एम 17, फिर 3 से कट जाएगी, 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9, फिर 13 एकन 13। यानी कि एचसीएफ जो होता है, जो चीज़ समान मिलती है दोनों गुणनखंडों में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड दो समान मिले हैं, कितने समान मिले हैं? 13 समान मिले हैं। तो हमारा एचसीएफ, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? यानी कि एचसीएफ 65,117 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि दोनों संख्या गुणनखंड किया मैंने, यानी एचसीएफ निकाला, तो क्या निकल गया? 13 निकल गया। एचसीएफ वही संख्या होती है जो समान मिले, दोनों दोनों गुणनखंडों में समान मिले, वही हमारी एचसीएफ होती है। अब इन्हीं संख्याओं का ये एचसीएफ है, और इन्हीं संख्याओं का ये एचसीएफ, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? 13 बराबर हो जाएंगे, 13 बराबर हो जाएंगे 65m प्लस 117 हो जाएंगे, 65m प्लस 117 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या माइनस है? क्या माइनस है? माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो 117 यहाँ पर माइनस के देखिए प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 65m बराबर हो जाएंगे 13 प्लस के 117। तो जोड़ लीजिए, 65m बराबर क्या आ जाएगा आपका? 65m बराबर आ जाएगा 10, 130 है, कितना आ जाएगा? 130, और 65 दूनी होते हैं 130, यानी m बराबर क्या आ जाएगा आपका? m बराबर आएगा 2, और जो होगा आपका आंसर। अगला सवाल देखिए क्या, अगला सवाल है 10वां। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 8 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 5 और 8 प्राप्त हो। तो सवाल देखिए किस तरीके से, ये रहा सवाल है, ये देखिए। इसमें क्या क्या प्राप्त हो? 5 और 8 प्राप्त हो। ध्यान दीजिए, पहले 70 से आपको घटाने होंगे 5, और 125 से घटाने होंगे आपको 8। कितना बचेगा? यहाँ पर बचेंगे 65, और यहाँ कितने बचेंगे? 117 बचेंगे। कितने बचेंगे? 117 बचेंगे। अब हमें क्या निकालना है? इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ सीधे सिंपल तरीका है, भाग विधि से निकाल ले रहे हैं, यानी 65 का भाग दे दीजिएगा 117 में। किस में? 117 में भाग देते हैं, तो 65 एकम 65, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 65। कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, यहाँ पर 5 बचेंगे। अब इसका भाग इसमें दे दीजिए, यानी 62 65 में दे दीजिए, 65 दो, तो जब 65 में देंगे हम,
तो 62 एकन 62 हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। कितने बचेंगे? 13। अब इस 13 का भाग देना होगा 52 में, तो 52 में देते हैं, तो क्या आएगा? 13 13 3 13 छुपे 13 13 छुपे 13 चौको, यानी 13 चौको वो हो जाएंगे आपके 52। 52 यानी पूरा हो गया, यानी शेष जीरो आ गया। जब शेष जीरो आ जाता है और जिस संख्या से लास्ट बार भाग जाता है भाई हमारा क्या हो जाता है? HCF। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और ये होगा आपका आंसर। यानी कि वो सब बड़ी संख्या कौन सी होगी? 13 होगी। कौन सी होगी? 13। यानी ऑप्शन क्या हुआ आपका? 13 हुआ। इसमें ऑप्शन कौन सा हुआ था आपका? यानी m बराबर कितना आया? 2। m बराबर 2 आया, यही आपका आंसर हुआ। इसके बाद सवाल है आपका ये रहा, सवाल नंबर 11 है। कह रहा है कि कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF ए और बी के निकालने, यानी ए बी के HCF निकालने। ध्यान दीजिए इस सवाल पर। ये रहा, देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है। इस सवाल में क्या कह रहा है, ये देखिए, ये रहा सवाल आपका। इस सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यानी ए बराबर दे दिया उन्होंने, ए बराबर दिया आपका, बराबर क्या दिया? ए बराबर दिया है एक्स क्यू और वाई स्क्वायर, और बी बराबर क्या दिया है आपको? बी बराबर दिया है एक्स और वाई क्यू। क्या निकालना है? मुझे HCF निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो हम पहले ए बराबर लिख ले रहे हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? यानी एक्स कितनी है? 3 है, तो एक्स को 3 बार लिख लीजिए। एक्स गुणा एक्स, फिर गुणा बाई कितनी बार? 2 बार, बाई गुणे बाई। अब बी के खंड क्या है? बी के खंड क्या हो जाएंगे? एक्स और गुणा बाई का 3 है, तो बाई 3 बार, बाई गुणे बाई, ये 3 हो जाएंगे। अब HCF क्या होता है? HCF में होता है HCF किसका निकालना? ए कॉमा बी का। HCF क्या होता है? जो चीज़ कॉमन मिल जाए आपको वही HCF होता है। तो देखो यहाँ पर y मिल रहा है और y मिल रहे हैं, एक बार x मिल रही है, तो एक बार x आ जाएगी, इंटू बाई कितने बार आएंगे? 2 बार आएंगे, बाई गुणा बाई। इसके बाद x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा आपका? x और वाई स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। एक इसका तरीका और होता है, जैसे मान लो ए बराबर, मान लो क्या दिया उन्होंने? ए बराबर दिया है एक्स क्यू और वाई स्क्वायर, और बी बराबर क्या दिया उन्होंने? एक्स और वाई क्यू। हमें HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है? HCF निकालना है ए और कॉमा बी का, हमें HCF निकालना है। तो इसका HCF जब निकालें तो कैसे निकलेगा? HCF कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। यानी HCF होता है छोटी घातें कम ली जाती हैं। कौन सी कम लेते हैं? छोटी घातें। तो इसमें छोटी घातें क्या है? देखिए ये छोटी घातें रही आपकी, क्योंकि यहाँ पर x का 3 है, यहाँ पर वाई का 3 है, तो छोटी एक x है और छोटी क्या है? वाई उसका है। देखो ये डायरेक्ट हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से अगला सवाल ही देखिए, ये है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये दो धनात्मक पूर्णांक को p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम क्या कह रहा है? एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है मुझे इसमें? एलसीएम ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यानी कि p बराबर दिया है उन्होंने कि ए बी स्क्वायर, और q बराबर दिया उन्होंने, q बराबर दिया है ए क्यू और बी। तो हम p के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? p के गुणनखंड होंगे a गुणा बी गुणा बी, और q के गुणनखंड क्या होंगे? होंगे ए गुणे ए और गुणे बी, यानी जितनी घात उतनी बार लिख दो। ये गुणनखंड हो गए आपके, यानी कि q गुणनखंड क्या होंगे? ए गुणा ए गुणा बी, ये गुणनखंड आएंगे आपके q के। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि जितनी बार आपकी, यानी जो चीज़ कॉमन मिला वो लिख लो। यानी कॉमन क्या मिल रहा? यहाँ बी मिल रही है तो बी लिख लो एक बार, और एक बार ए मिल रही है तो ए भी लिख लो, इंटू ए लिख लो। अब जो चीज़ कॉमन नहीं मिल रही वो भी लिख लो, यानी 2 बार ए नहीं मिल रही तो ए 2 बार लिख लो, ए गुणा ए। और बी भी नहीं मिल रही इसमें एक बार, तो वो बी भी लिख लो। अब इससे आगे कैसे करेंगे? इससे आगे देखिए, ध्यान दीजिए, यानी ए कितनी बार है? 3 बार है, तो ए क्यू हो जाएगा, और बी कितनी बार है? 2 बार, तो बी स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर।
अब इसे देखिए उस तरीके से करते हैं, शॉर्ट तरीके से। तो P बराबर AB² और Q बराबर AQB। एलसीएम में क्या होता है, बड़ी घातें कॉमन ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? बड़ी घातें कॉमन ली जाती हैं। और पी क्यू का हमें आंसर बताना है, पी कॉमा क्यू। एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, बड़ी घातें कॉमन ली। इसमें बड़ी घातें क्या ए है, ए पे घात 3 है और बी पे घात 2। बस क्या हो जाएगा, AQ और B²। बस ये आपका आंसर होगा। देखिए 100 यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें मुझे क्या होता है, यानी कि देखिए इसमें इस यानी 12 सवाल नंबर में कौन सही होगा, AQ B², यानी कि तीसरा सही होगा। क्या तीसरा सही होगा? और 11वें सवाल में देखिए क्या सही होगा, क्या आया आपका x और y² आया, तो क्या होगा आपका दूसरा सही होगा। और ऑब्जेक्टिव सवाल क्या होता है, हमें क्या होता है, आंसर निकालना होता है। जितने नहीं आंसर निकाल लेंगे हमें टिक मारनी होती है उसमें, उतने नहीं हम टिक मार लेंगे। अगला सवाल इसके बाद, अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 12 हो गया। 13वां सवाल है। 13वां सवाल क्या कह रहा है कि एक शून्यतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए सीधी सीधी बात यह है, अगर कोई संख्या है, कोई परमेय संख्या मान लीजिए, या कोई मान लो कोई कोई परमेय संख्या, कोई परमेय संख्या और गुणा हो आपका अपरमेय संख्या से। किससे? अपरमेय संख्या से, अपरमेय संख्या से। तो हमेशा क्या आएगी आपकी, आपकी आएगी हमेशा अपरमेय संख्या। क्या आएगी? अपरमेय संख्या आएगी। क्या आएगी आपकी? अपरमेय संख्या। यानी परमेय संख्या गुणा अपरमेय संख्या में होगा, चाहे वो शून्यतर हो या शून्य लगा हो, तो वो क्या होगी आपकी अपरमेय संख्या होगी। कौन सी? अपरमेय संख्या। सदैव क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरमेय संख्या। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या है। यानी इसमें 1 से 10 तक की संख्याओं का हमें लासा निकालना है, यानी कि लासा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो उसका एलसीएम में से आंसर तो ये सही होगा। क्या होगा सही आंसर? होगा 32, 25 और 20। ये आंसर आपका सही होगा। लेकिन कैसे होगा वो भी हल करके दिखा रहे हैं आपको। यानी कि 1 से 10 के बीच में, यानी किसके बीच में? 1 से 10 के बीच में मुझे हल करना है। तो देखिए 1 से 10 के बीच में लिख लीजिएगा। 1, 2, 3, आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये संख्या हो गई। इनका एलसीएम निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? लासा। तो काटिए 2 से, तो ये कटेगा नहीं, एक बार कटेगा। 3 नहीं कटेंगे, ये 2 बार कटेगा। 5 नहीं, ये 3 बार कटेगा। 7 नहीं कटेंगे, ये 4 बार कटेगा। 9 नहीं कटेंगे, ये 5 बार कटेगा। यानी कि आगे अब फिर 2 से काटो, क्योंकि यहाँ 2 है। 1 तो एक ऐसे है, 3 कटेंगे नहीं 2 से, 1 कटेगा, तो 1 2। 5 नहीं कटेंगे, 3 नहीं कटेंगे, 7 नहीं, लेकिन 2 से 4 कटाएंगे, 2 दूनी 4, और 9 नहीं कटेंगे और 5 नहीं। अब किससे काटने? फिर भी 2 से काटेंगे, 2 आए एक बार और, तो काटिए इसे। तो हम 1 नहीं कटेगा, 1 नहीं, 3 भी नहीं कटेंगे, 1 ऐसा ही रहेगा। 5 नहीं कटेंगे, 3 नहीं कटेंगे, 7 नहीं, लेकिन 2 एकन 2, और 9 और 5। अब किससे काटना है मुझे? इसे काटना है अब 3 से। किससे काटना है? 3 से। 3 से काटो, एक तो नहीं कटेगा ना, एक तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन 3 एकन 3, 1 नहीं, 5, 3 एकन 3, 7 नहीं, 1 और 3 त्रिका 9 और 5 इसी तरीके से। इसके बाद में किससे काटेंगे? 5 से, यानी 3 से फिर काटिए। 1 नहीं, एक ऐसा ही, 1 फिर ऐसा, फिर 1, फिर 1। 5 नहीं कटेगा, एक ऐसा ही रहेगा। 7 भी ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, यानी फिर एक, यानी 3 से काट रहे हैं तो 3 एकन 3, अब 5। ठीक है। इसकी 3 के बाद आप किससे काटेंगे? हम 5 से काटेंगे। इससे 5 से, 5 से काटिए। एक ऐसा रहेगा, 4 बार है, 5 एकन 5, 7 नहीं कटेगा, और 5 एकन 5। अब किससे काटेंगे? अब सीधा काटेंगे 7 से। किससे? 7 से। 1, 7 एकन 7। ठीक है, कट गया। अब इसके गुणनखंड कर ले लिए, इसके गुणनखंड करो। तो हम गुणा करेंगे, यानी क्या, 2 से कितनी 3 बार कटा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 से कितनी बार? 3 2 बार कटा है, तो 3 गुणे 3। 5 से 1 बार, 7 से 1 बार। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 40। और गुणा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 9 और गुणा 7। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब
9 चौकू 36, 360 गुणा 7 हो जाएंगे। अब गुणा किए, हम जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन 7 छक्का 42 हो जाएंगे। 7 छक्का 42, हाथ से 4 लगेगी आपकी। अब 7 या 21 और 4 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। आ गया आंसर? इस तरीके से ये सवाल हो गया। सवाल नंबर है इसके बाद में आपका सवाल नंबर है 15वां और लास्ट सवाल है इसका। कौन सा सवाल है? 15वां और लास्ट सवाल है। 15वां क्या कह रहा है? परमेय संख्या 14,587 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? यानी कि सवाल जो दिया है आपका वो इस तरीके से है। इसमें देखिए क्या आंसर निकल गया आपका। इस सवाल में आंसर निकल गया ये वाला। ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है शांत शांत के लिए। तो 14,587 बटे 12,050, नहीं 1250। तो 1250 के हमें सबसे पहले काटने होंगे गुणनखंड। काटिए। तो इसे 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब किससे? 5 से। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 55 25। फिर 5 से। 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 55 25। फिर 5 से 55 25। फिर 5 से। 5 एकन 5 कट गया। यानी कि हमारे 14,587 बटे 1250 गुणनखंड क्या हुए हैं? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार कटे हैं। कितनी बार? 4 बार। अब यहाँ पे देखिए एक बार, यानी 14,587 बटे 2 गुणे 5 बार कितनी हो जाएगी? 3। हमारी कमी किसकी है देखिए, सॉरी 5 बार कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। हमारे यहाँ यानी 5 बार 4 है और यहाँ 2 पे कितनी? 1 है। तो हमें 2 पे घात उतनी करनी है जितनी 5 पे घात है। तो 2 पे कितनी? 3 करनी है। यहाँ पर क्या करना होगा आपको? ऊपर और नीचे गुणा करना होगा इसका। 2 पे घात 3 का ऊपर और 2 पे घात 3 का नीचे गुणा करना। कर रहे हैं? तो इस सर कर रहे हैं देखिए। ऊपर जब गुणा करेंगे तो 14,587 गुणा कितना हो जाएगा? 2 पर 2 के 2 का क्यूब कितना होता है? यानी 2 पे घात 3, इसका मान कितना होगा? 8 होगा। बटे ये कितना हो जाएगा? ये एक ये है और 3 ये, तो 2 पे घात 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इंटू ये हो जाएगा 5 पे घात 4। ठीक है। ऊपर गुणा करना है। क्या करना है आपको? ऊपर क्या करना है? गुणा करना है। करिए। 8 सत्ते होते हैं 56, यहाँ से लगेगी 5 आपकी। और 8 8 64 और 5 हो जाएंगे 69। फिर यहाँ से लगेगी 6। 8 8 पे 40 6 46, यहाँ से लगेगी 4 आपकी। फिर 8 चौकू 32 और 4 36, आपकी यहाँ से लगेगी 3। 8 एकन 8 और 3 हो जाएंगे 11। 8 3 कितने हो जाएंगे आपके? 11 हो जाएंगे। 11 हो जाएंगे। अब नीचे ये हो जाएंगे आपके 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। कितने हो जाएंगे? 2 पे घात 4 का मतलब 16 और 5 पे घात 625। कितने? 625 यहाँ पर। यानी कि अब 11 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,16,696 बटे कितने हो जाएंगे आपके? 10,000। यानी कि 625 का गुणा 16 में करेंगे कितने आ जाएंगे? 10,000 आ जाएंगे। अब क्या होता है? हर में जितने जीरो होते हैं अंश में उतने अंक बाद दशमलव लग जाता है। हर में जितने जीरो होते हैं अंश में उतने अंक बाद दशमलव लग जाता है। हर में कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। 1 2 3 4 जीरो हैं। तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक बाद दशमलव जाएगा। जैसे हम 1,16,696 लिख रहे हैं तो दशमलव कहाँ पर लगेगा? 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका। यहाँ पर आ जाएगा आपका दशमलव। ये दशमलव आ गया। तो कितने अंकों बाद शांत हुआ है? 4 अंकों बाद। कितने अंकों बाद शांत हुआ है? 4 अंकों बाद। तो आंसर यानी 4 अंक बाद आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। क्या आंसर होगा? ये आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, यानी कि 4 बार। आज के लिए इतना काफी। आज की ये जो प्रश्नावली आपकी बन, यानी कि बन जो चल रही थी प्रश्नावली, यानी वास्तविक संख्या चैप्टर खत्म हो गया आपका। अब देखिए कल वीडियो में, कल देखिए आपको हम पढ़ाएंगे बहुपद। क्या पढ़ाएंगे? बहुपद। इसके बारे में आप जो कुछ जानते हो देखिए रिवीजन करना और पढ़ना से इसका हम आगे की बेसिक आपको हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। राधे राधे बच्चों। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और जो चीज़ समझ में ना आए ना, मुझसे कमेंट करके आप पूछिए। और जहाँ से जहाँ अगर कॉपी किताब लेके आप बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। राधे राधे बच्चों।